छोटे छोटा तबका उसको ऊपर उठाना है। कैसे उठाना है ये हमारा काम है। कैसे उठाएं, कैसे पैसे से उसको समृद्ध करें, उसको शिक्षा से समृद्ध करें, या जिस तरह से भी हो सके समाज को ऊपर उठाने का काम करना है, यही बीड़ा मंत्र है। समाज का दबाव नहीं था? परिवार में मेरी पत्नी मेरा बहुत साथ देती थी। मैं इस लड़ाई में उन्हीं के साथ में ये लड़ाई लड़ा, अगर वो ना होती तो मैं लड़ाई न लड़ पाता। इसलिए हम इस समाज को लड़ने से और कुरीतियों से बचाने में अग्रणी रहे। ये मत समझना कि हम तुम्हारी मम्मी के मरने में बाल नहीं बनवा रहे हैं। वो जितना दुख तुमको है उतने हमको भी है, लेकिन ये बाल हमारी मम्मी के भी नहीं बनेंगे, तभी बराबरी होगी। तो उस दिन से हमने कहा कि ये बाल नहीं बनेंगे। फिर हमारी पत्नी ने कहा कि कैसे होगा इससे, तो हमने कहा देखिए आप साथ दीजिए और ये सब होगा। लोगों से एक प्रेरणा ली कि उस शादियों में एक व्यवहार चलाते थे, वो गरीब अमीर दोनों के यहाँ होता था। तो हमने कहा ये व्यवस्था इसमें क्यों नहीं लागू हो सकती है, इसमें लागू कर दो, किसी की इज्जत पे कोई फर्क ही ना पड़े, सब लो। और ये चालू करना पड़ेगा ऊपर से, नीचे वाले को बचाने के लिए ऊपर वाले जब करेंगे तो उसकी अपने आप बच जाएगी। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सबसे बड़ी हिम्मत तो यही चाहिए कि अपनों से ही लड़ाई लड़ने की ताकत होनी चाहिए। पहली लड़ाई जो होती है हमारी अपनों से होती है, अपने परिवार से होती है, उसके बाद रिश्तेदार पीछे पड़ते हैं, फिर हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो परेशान करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कि जो पत्तल हैं जहाँ परोसे गए हैं उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए, तब ये लोग खाएंगे। फिर मुझे समझ में आया, ना मैं खाना बनाने में था, ना सब्जी काटने में था, ना परोसने में था। अब पैसा चढ़ाऊंगा तो ये शुद्ध रहेगा पूरा का पूरा खाना कैसे? मैंने कहा अब मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये जब मुझे खाने पे नहीं रखा तो मैं पैसा मेरा क्यों ले रहे हैं? ये सब उठ जाए बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। इस वक्त हम लखनऊ के गुवारी गांव में हैं। ये गोमती नगर में पड़ता है, एकदम सेंटर का इलाका है लखनऊ का। यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम था। आपको छोटा लग सकता है, मैं इसे बड़ा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा। श्रद्धांजलि सभा थी और यहाँ माताजी कांति देवी यादव को याद किया जा रहा था। बाबूजी हैं जुगीलाल यादव जी। इस श्रद्धांजलि सभा की विशेषता ये थी कि यहाँ पर गिद्ध भोज नहीं था। खुले तौर पर गिद्धों को दूर भगाने का इंतजाम था और अपनी पीढ़ियों को बेहतर भविष्य बताने का भी एक छोटा सा प्रयास था। सबसे पहले बाबूजी से ये शुरुआत करने में प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा तो हमारे बुजुर्गों से, हमारे पिताजी थे जी, तो समाज में नया परिवर्तन लाने के लिए पहले से लड़ रहे थे। उसमें हमको अग्रणी बनाया उन्होंने और हमको पूरी छूट दी समाज में घूमने की। समाज का हित कैसे हो वो काम करना है। हमारा जो नीचे तबका गिरा हुआ है उसको कैसे ऊपर उठाना है, कैसे समाज के हित के लिए काम करना है, ये हमारे घर के हमारे पिताजी से हमको एक प्रेरणा मिली। क्योंकि वो यहाँ जहाँ देश आज़ाद हुआ है, जिम्मेदारी से उन्मूलन के बाद पिताजी हमारे ऐसे प्रधान हुए जो 22 साल यहाँ प्रधान रहे 12 गाँव के। और उन्होंने 12 गांव जो जहाँ जंगल था उसको देख रेख कर रात रात चलते थे और जंगलों में घूम घूम के गांव की व्यवस्था देखते थे। उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि अब छोटे तबके को अगर नहीं आगे बढ़ाओगे तो यही पड़े रह जाओगे। इसलिए हर अपने समाज के जो छोटे छोटा तबका उसको ऊपर उठाना है। कैसे उठाना है ये हमारा काम है। कैसे उठाएं, कैसे पैसे से उसको समृद्ध करें, उसको शिक्षा से समृद्ध करें, या जिस तरह से भी हो सके समाज को ऊपर उठाने का काम करना है, यही बीड़ा मंत्र है। आपके इस प्रयास से समाज कैसे उठेगा? समाज को अगर हम किसी को उठाएंगे, किसी को जगाएंगे तो वो भी किसी को जगाएगा। हम अगर किसी से कहेंगे कि आगे रास्ते में गड्ढा खुदा हुआ है तो वो गड्ढे में बच के जाएगा। हम समाज को बताएंगे कि तुम गड्ढे में गिरने जा रहे हो तो बच जाएगा। अब उसको पता ही नहीं होगा हमारे समाज को हम गड्ढे में गिर रहे हैं तो कैसे बचेगा। इसलिए वो अपने यहाँ की कमियाँ हम अपने समाज को बताएंगे तो हमारा समाज जागरूक होगा। आपसे लोगों ने पूछा नहीं कि यार समाज को गड्ढे के बारे में बताने के चक्कर में आप अपने परिवार से कैसे लड़े? समाज का दबाव नहीं था? परिवार में मेरी पत्नी मेरा बहुत साथ देती थी। मैं इस लड़ाई में उन्हीं के साथ में ये लड़ाई लड़ा, अगर वो ना होती तो मैं लड़ाई न लड़ पाता। असलियत बात है कि वही इस भाई किसी को कोई समाज का हमारे यहाँ आ रहा है उसको जलपान पूछना हम नहीं है तो कोई असंतुष्ट नहीं होता था। खाने पीने कहीं बाहर से भी आता था उसको भी रखते थे, खाने की व्यवस्था करते थे। और इस समाज में तमाम संगठन अब बता दें सन 80 से लेकर के जो बाबा साहब महासभा बनी हुई है उसमें हम जो उस समय के चोटी के नेता थे उनके साथ हमारी मीटिंग होती थी। उन लोगों के साथ बैठते थे, समाज के हित के लिए कैसे काम करना है ये सब वही से सीखा हमने।
पहले से आप ऐसे थे कि पहले से आप ऐसे थे, मतलब नहीं, पहले से। जवानी के दिनों से ही पहले से ऐसी पाखंड विरोधी थे? नहीं, हाँ, किसी कमजोर को कोई सता न पाए और कोई गरीब दबने न पाए, ये जज्बा था। और इसीलिए चूंकि गाय भैंस घर में थी, दूध था, हष्ट पुष्ट थे, कोई लड़ नहीं सकता था उससे। इसलिए हम इस समाज को लड़ने से और कुरीतियों से बचाने में अग्रणी रहे। अपनी ताकत और एग्रेशन का सही इस्तेमाल लोगों को झुग्गीलाल जी से सीखना चाहिए। इस उम्र में जो जोश है वो काबिले तारीफ है। आप माता जी के बड़े बेटे हैं भैया, घर में परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने कहा नहीं कि क्या कर रहे हो, आपने तो सर भी नहीं मुंडाया यार, कोई परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग नाराज नहीं हुए आपसे? यार बीबी हमारी नाराज है हमसे, दूसरे क्या कहें। हाँ, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? बस यही कि सर नहीं मुड़वाया, गलत है। मम्मी का आखिरी दुनिया भर का सब बता रहे। तो मम्मी को आखिरी दिन जिस तरीके से याद कर रहे हैं वो, कहने का मतलब है जो करना जिंदा में करो, हाँ, जो स्वर्ग दिखाना जिंदा में दिखा दो, मरने के बाद सब देखो की। आपके आसपास के लोग, जैसे अगर आप यही 13वीं किए होते, आपने मृत्युभोज किया होता, तो कितने लोग आते, तकरीबन कितने लोग आपके यहाँ आते? तो 1000-1500 होते। अभी कितने आए हैं? अभी 100 होंगे। 100 हैं। आप 100 से खुश हैं कि आपको 1500 लोग चाहिए? 100 क्यों 100 से खुश हैं? यही ठीक है, जागरूक लोग हैं, हाँ, यही लोग समझेंगे। हाँ, चलिए, हम उसका भी खाना भी छोड़ दिया। मृत्युभोज खाते भी नहीं है, किया नहीं, खाते भी नहीं है। चलिए, आप बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ राजेंद्र भैया हैं, ये इस पूरी कहानी के, इस पूरी घटना के, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। बहुत शानदार काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। मैं इनकी तारीफ इसलिए भी करूंगा कि ये कोशिश करना ही बड़ी बात है। लोग अपने परिवार से नहीं लड़ पा रहे हैं, ये दूसरे के परिवारों में भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपको यहाँ से किसी ने कहा नहीं कि यार देखो गलत कर रहे हो, तो सर नहीं मुड़ाने दोगे, तेरही नहीं करने दोगे, समाज बहिष्कार कर देगा, 1500 की जगह 100 लोग आए, बुरा नहीं लगा? देखिए, अगर हम इसकी परवाह करेंगे तो ये जिनको आप अभी गिद्ध कह रहे थे, ये ताकतवर बने रहेंगे और ये नोच नोच के खाते रहेंगे हमारे समाज को। हमारे भतीजे में हम 6 भाई हैं, 30-35 लड़के बच्चों का परिवार है, बाकी तो 150 आदमी का परिवार है। हमने पहले, हमारे एक चचेरा भतीजा हमारा है जो हमारे साथ पढ़ता था, उसकी मम्मी ख़त्म हुई तो भाभी लगती थी हमारी, तो हमने, परमेश्वर दयाल उसका नाम था, उसका नाम पीडी हम लोग कहते थे, तो हमने बाल नहीं बनवाए। तो हमने कहा नाराज़ हो जाएगा, तो हमने कहा पीडी ये मत समझना कि हम तुम्हारी मम्मी के मरने में बाल नहीं बनवा रहे हैं, वो जितना दुख तुमको है उतने हमको भी है, लेकिन ये बाल हमारी मम्मी के भी नहीं बनेंगे, तभी बराबरी होगी। तो उस दिन से हमने कहा कि ये बाल नहीं बनेंगे। फिर हमारी पत्नी ने कहा कि कैसे होगा इससे, तो हमने कहा देखिए आप साथ दीजिए और ये सब होगा। तो हम 2 बेटे हमारे हैं, और जब भतीजा हमारा ख़त्म हुआ तो हम तय किया कि नहीं, बाल नहीं बनेंगे हमारे तीनों लोगों के। जिस जगह पे हमारे बड़े भैया जिनका बेटा ख़त्म हुआ था वो बाल बनवा रहे थे, उसी जगह पे विनीत जी हम कुर्सी डाले बैठे थे, जहाँ पट्टीदार बाल बनवा रहे थे उसी जगह पे हम कुर्सी डाले बैठे थे। और ये ऐसा संदेश गया गाँव में कि जितना नौजवान था वो कहा जाकर के कहा ये सब बेकार है बाल बनाना। हमारे भाई वो जो बलवाल छिलवा रहे थे, कहे तुम पहले बताओ तो कोई ना बनवाता। आगे भविष्य में कभी इस तरीके का अगर मेरे घर में कोई कार्य होता है इस तरीके का, जो कि प्रकृति का नियम है, तो होगा ही होगा। अब मेरे घर में कोई बाल नहीं बनवाएगा, ऐसा हमारे घर वालों ने सभी ने तय कर लिया। मतलब 6 भाई 35-40 भतीजों ने सब तय कर लिया कि आज के बाद कोई बाल नहीं बनवाएगा। ये समाज के लिए हमने देखा कि अब तक आपने कितनी 13वीं करा दी है अभी तक? मतलब 13वीं खत्म करा के श्रद्धांजलि करा दी है? श्रद्धांजलि सभा में जो पैसे वाली श्रद्धांजलि सभा चली है, ये लगभग आज 22वीं है। पैसे वाली मतलब मैं समझा नहीं। पैसे वाली श्रद्धांजलि मतलब देखिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करना को किसी की भलाई नहीं आप कर सकते जो सबसे निचले पायदान पे है। देखिए, हम गरीब शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं, गरीब के कहने से सामने वाले की बेइज्जती होती है। ये एक सीढ़ी बनी है, कोई ऊपर डंडे पे है, कोई नीचे डंडे पे है। ऊपर वाले अमीर लोगों ने मान लिया, नीचे वाले को गरीब मान लिया, तो एक सीढ़ी है, वो भी कभी अमीर हो जाएगा अगर हम लोग सब लोग चाहेंगे। तो हमने कहा निचले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, इसके बच्चों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने से या मृत्युभोज बंद करने से हम अपना मानव धर्म कैसे निभा पाएंगे? भाई, अगर हम मानव धर्म निभाना चाहते हैं तो हम आए और कहें कि आर्थिक रूप से कल इनकी फीस कैसे जमा होगी, जो कहा गया है उसकी पत्नी से पूछें। तो अकेले तो नहीं किया जा सकता था, हमने उसको कहा, बुजुर्गों से एक प्रेरणा ली कि उस शादियों में व्यवहार चलाते थे, वो गरीब अमीर दोनों के यहाँ होता था।
तो हमने कहा ये व्यवस्था इसमें क्यों नहीं लागू हो सकती है, इसमें लागू कर दो, किसी की इज्जत पे कोई फर्क ही ना पड़े, सब लो। और ये चालू करना पड़ेगा ऊपर से, नीचे वाले को बचाने के लिए ऊपर वाले जब करेंगे तो उसकी अपने आप बच जाएगी, कहेगा फलाने नहीं किया तो हम भी नहीं। आपने चालू कर दिया है। मैं ये देख रहा हूँ फोटो के सामने, आप देख लीजिए बहुत सारा पैसा चढ़ा हुआ है। बहुत सारे इसको अपने अपने नजरिए से देखेंगे, पर इस नजरिए से देखिए कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इस तरीके के गिद्धभोजों में शामिल होकर अपने ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं, उनके लिए इन पैसों का बड़ा महत्व हो सकता है और उनके परिवार की छोटी सी ही सही एक मदद हो सकती है। वीरेंद्र भैया, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। अचल जी हैं, पाखंडवाद के खिलाफ एक दिन जेल भी जा चुके हैं, 2 दिन जेल रहे थे, हम लोग गए भी थे, माला फूल से इनको ले आए थे, लेकिन जमीन पर भी ये जेल के बाहर आने के बाद लगातार क्रांति मचाए हुए हैं। इस तरीके के काम समाज बदलेगा, कितनी हिम्मत चाहिए ये करने के लिए? इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सबसे बड़ी हिम्मत तो यही चाहिए कि अपनों से ही लड़ाई लड़ने की ताकत होनी चाहिए। पहली लड़ाई जो होती है हमारी अपनों से होती है, अपने परिवार से होती है, उसके बाद रिश्तेदार पीछे पड़ते हैं, फिर हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो परेशान करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये लड़ाई जीत के जो आता है वही हमारे समाज का सच्चा सामाजिक योद्धा है। मतलब झुग्गीलाल जी सच्चे सामाजिक योद्धा हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका तो त्याग और बलिदान अनुकरणीय है हमारे समाज के लिए। ऐसे कितने सामाजिक योद्धा लगेंगे इस समाज को बदलने के लिए? कितना लंबा सफर होगा, ये कब तक चलेगा? देखिए, ये तो चलता आ रहा है सदियों से, क्योंकि शिक्षा हमारे बीच में नहीं थी, लेकिन आज अब हमारे बीच में शिक्षा है और आप जैसे युवा जो साथी हैं, हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं, मीडिया वाले हैं, ये अब वो समय आ गया है, वो ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। जिस तेजी से क्रांति इस समय चल रही है वह बहुत ही तारीफे काबिल है। मैं समझता हूँ ये 4-5 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या सच में लोग जाग जाएंगे? क्या ओबीसी SC ST वर्ग के लोग सच में जागरूक होंगे? बिल्कुल जागेंगे। मैं जागा हूँ। मैं भी आज से 10 साल पहले मैं इस जो ये कुप्रथा है, इस कुप्रथा को मैंने भी तोड़ा है। मैंने भी परिवार से लड़ाई पूरी लड़ी थी। मेरे पिताजी के जो 13वीं का काम था वो 13वीं पूरे दबाव के साथ हो रहा था, तो उसमें 21 ब्राह्मणों को जबरन न्योता दे लिया। उन्होंने खुद अपने आप को? नहीं, ये सभी हमारे परिवार वालों ने। हाँ। तो हम उसका पूरा बहिष्कार किए थे, लेकिन फिर ये हुआ कि अगर मैं परिवार से दूर रहूंगा तो कैसे समझा पाऊंगा, तो मैं उसमें शामिल हुआ। तो जब ब्राह्मणों को एक खाना था जो बिल्कुल अलग बन रहा था, उसमें कोई भी हमारे परिवार का घुस नहीं सकता था, यानी कि शुद्ध बन रहा है, वो अलग बनेगा। तो मैं सोच रहा हूँ तो ये शुद्धिकरण कैसे हो जाएगा, मेरे घर का, मेरे परिवार का शुद्धिकरण हो जाएगा। ये तो अपने आप बना खा रहे, अपने आप परोसेंगे। फिर जब खाना परोस दिया गया तो उस समय बात आई कि सबके जो पत्तल हैं जहाँ परोसे गए हैं उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए, तब ये लोग खाएंगे। फिर मुझे समझ में आया, ना मैं खाना बनाने में था, ना सब्जी काटने में था, ना परोसने में था। अब पैसा चढ़ाऊंगा तो ये शुद्ध रहेगा पूरा का पूरा खाना, कैसे? मैंने कहा अब मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये जब मुझे खाने पे नहीं रखा तो मैं पैसा मेरा क्यों ले रहे हैं? ये सब उठ जाए बस। मेरा यही प्लान था कि इनको यहाँ से उठा के पूरे अपने परिवार को और समाज को संदेश दें कि इनको निकालना पड़ेगा। और मैंने फिर खाना उनको नहीं खाने दिया। आपने निकाल दिया? बिल्कुल, मैंने कहा नहीं खाना खाएंगे। कितने साल पुरानी घटना है? ये 2014 की घटना है। बताइए, एक चीज तो है कि बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। हमारे साथ शिव कुमार यादव जी हैं, यादव सेना के अध्यक्ष हैं। मैं इसलिए यादव सेना का नाम ले रहा हूं कि ये 5-6 लोग जो परिवर्तन की बात कर रहे थे, झुग्गीलाल बाबू जी खुद यादव थे। यादव में ये बदलाव कहाँ से आ रहा है? वो तो खुद धर्म का एक स्तंभ थे और उनसे ज्यादा तो धार्मिक आदमी था ही नहीं कोई भाई। धर्म के स्तंभ नहीं थे उनको ना, उनको उनके ही पूर्वज के नाम पे, कृष्ण के नाम पे उसमें डाल दिया गया। वो कहते हैं नहीं कि तुम तो कृष्ण के वंशज हो, और कृष्ण तो सबके पूज्य हैं। अगर वो सबके पूज्य हैं, तुम भी पूज्य हो। एक तरफ कहते हैं पूज्य हो, ऊपर चढ़ा लिया तुमको चने के झाड़ पे, फिर उसके बाद तुम ही से खुद को पुजवाते थे, लेकिन कहते तो तुम सबसे उच्च हो। उच्च कह के इन लोगों ने किया नहीं। वो बाबा साहब जब सबके बराबरी की बात कर रहे थे, सबको बराबर हक देने की बात कर रहे थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, है ना। इन लोगों ने क्या किया कि ये अधिकार देना ही नहीं चाहते थे, तो ये अधिकार लेने के लिए जब भारत सरकार नहीं दे रही है तो इनको जाना पड़ा घूम के ब्रिटेन कि भैया सत्ता हस्तांतरित हुई, हमारी भी कुछ बातें हो गई। तो हुआ कि आने जाने में पानी के जहाज से आने जाने में 2 महीना 2.5 महीना लग जाता था। उस बीच में इन लोगों ने क्या किया, ऊंचा बनो अभियान चला दिया।
यादवों की बस्ती में गए, कहे कि तुम तो सबसे ऊंचा हो, तुमसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं है। सुदामा को खिलाते हैं। हाँ हाँ, इसी नहीं खिलाते नहीं खिलाते वो अलग बात है। तुम तो कृष्ण के वंशज हो, तुम तो सबसे उच्च हो, तुम्हारे घर का दूध दही तो सब जगह चढ़ता है, सारे देवी देवता। अब ये फूल के कुप्पा हो गए एकदम ऊंचे, पासियों क्या गए, अरे तुम तो दलितों के छत्री हो भाई, तुमसे बड़ा कौन है, तुम छत्री हो, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। इसी तरह से राजभरों के आ गए, किसी सुहेल देव का वंशज बना दिया, किसी को लखना पासी का वंशज बना दिया, किसी को फलाने राजा का वंशज बना दिया, सबको उच्च कर दिया, सबको बांट दिया। उसमें यादव जी सबसे उछली पायदान पे अपने आप को समझते थे, तो लठैती तो उनकी करनी होगी ना, जिन्होंने सबसे ऊंचा बैठा है। तो ये था। और शिक्षा, संस्कृत लोगों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार ही नहीं था। अब लोगों ने पढ़ लिया, पीएचडी कर ली, शास्त्री बन गए। संस्कृत से पीएचडी करने के बाद लोग जान गए कि इसमें लिखा क्या है क्या, तो फिर उसका विरोध भी होगा। जिसको तुमने मूर्ख बनाया उसको चिढ़ भी तो होगी। तो क्या यादव आपकी इस बात से खुश हैं? यादवों में सच में बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि ये कुछ गिने चुने लोग हैं? नहीं, बस 2 लाइन में बताइएगा। देखिए, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप पूर्वांचल से हैं, आप पूर्वांचल को देख लीजिए कितना परिवर्तन हो रहा है। पूरे यादव समाज में ये परिवर्तन दिख बिल्कुल रहा आ रहा है। है। पाखंड का तगड़ा विरोध है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ लोग समाज के डर के मारे नहीं करते हैं, लाज लिहाज करते हैं कि अरे वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। सबसे बड़ा समस्या तो ये होती है ना, तुम्हारे पिता ने तो इतना कुछ बना दिया था, इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी थी, फिर और क्यों तुम बचा? उनके नाम पे भोज नहीं करवा सकते। मतलब अपमान को जोड़ के उसके साथ ये लोग जबरदस्ती भोज करवा लेते थे, लोगों को बहला फुसला के। लेकिन अगर हमारे आप जैसे 4-6 लोग रहेंगे तो शायद ही किसी गाँव में पहुंचे। ये एक शानदार पहल है। और लगातार सच कहूँ तो मैं जब ग्राउंड पे होता हूँ तो मैंने देखा है कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन यादव समाज में एक बड़े स्तर पर आ रहा है। मैं बार बार यादव समाज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यादवों के ऊपर तमाम आरोप लगते रहे हैं। उन आरोपों को धोने की, या कहिए कि परिवर्तन की वो असल कोशिश हो रही है कि पूरी रीढ़ की हड्डी सही की जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी सी किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत, उस किताब में लिखा है कि अगर इस देश की चरवाहा कौमें सुधर जाएं तो इस देश में पाखंड चुटकियों में खत्म हो जाएगा। इस देश की चरवाहा कौमें सुधर रही हैं और ये सुधार कहाँ तक जाएगा ये बड़ा मजेदार होगा देखना, क्योंकि इस देश में परिवर्तन की सच में जरूरत है। और बधाई के पात्र हैं वो लोग जो ये कोशिशें कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।